जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जो सन 1920 से 21 में लेनिन द्वारा रूस में घोषित किया गया था। जिस नई नई आर्थिक नीति का उसमें किन किन बातों को मद्देनजर रखा गया था, और सन 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में जो नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी, उनमें किन किन बातों पर मद्देनजर रखा गया था और उसमें किन किन बातों को मद्देनजर रखा गया था। दोस्तों, आज हम इस दोनों का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इससे जुड़ी जो भी नई वीडियोज आवे उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे मिले मोटिवेशन और हम बनाते रहे आपके लिए इस तरह से नई नई वीडियो जो आपको सहायता प्रदान कर सके आपके तैयारी में, जो आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के बायो में, आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि जिससे आपका पूरा सिलेबस हो सके कवर। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नई आर्थिक नीति कि रूस में लेनिन के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति को यहाँ पे लागू किया गया था, तो रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद सरकार के विरुद्ध भयंकर प्रतिक्रिया हुई। और हम लोगों ने लेनिन के बारे में पढ़ा था कि लेनिन कौन है, और इससे पहले वाले चैप्टर को भी यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देखें, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के बायो में, जिसमें लेनिन के बारे में और विस्तार से बात की गई है। लेकिन उसका आज हम लेनिन का एक क्विक रिवीजन मारेंगे कि लेनिन कौन था और किस उसकी जो प्रवृत्ति क्या थी, वो किस प्रकार से अपना नेतृत्व करता था। लेनिन का सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि पूरा नाम क्या था। लेनिन का जो पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन के रूप में वो जाना जाता था, जो कि वहां पर जो है सोवियत संघ के पीपुल्स कमिश्नर्स काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी वहां पे वो बने हुए थे। और यहाँ पर जो लेनिन ने रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद सरकार के विरुद्ध में भयंकर प्रतिक्रिया हुई, और वहां पर जो साम्यवाद अर्थात कि वर्गहीन समाज के लिए जो यहाँ पे साम्यवाद में एक सिद्धांतिक एक जो है वहां पे एक नियम बनाया गया था, उसमें किस प्रकार का एक भयंकर प्रतिक्रिया उभरा, जो किसके नेतृत्व में था, लेनिन के नेतृत्व में था। सन 1920 से 21 में उत्पादन का स्तर काफी नीचे गिर गया, और वहां पर जो उत्पादन का स्तर था, जो किसी वस्तु को बनाने का यानी कि जिसको प्रोड्यूस करने का जो वहां पे स्तर था, वो अचानक इसमें रैपिड डिक्लाइन हुआ, जिससे वहां पे पूरा उसका स्तर क्या हुआ, बहुत ही नीचे की ओर वहां पे गिरता चला गया, जिससे करोड़ों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। और ये अब बात ऑफिशियली बात माना जाता है कि अगर किसी भी देश में वहां पर उत्पादन अगर जरूरत से कम होना शुरू हो जाए, तो ये बात तो जाहिर है कि वहां पे भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। वही कारण यहाँ भी हुआ था कि यहाँ पर जिससे करोड़ों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, तथा जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हो गया, और भूखमरी की स्थिति इंसान को जीवन मरण के बीच में लाके खड़ा कर देता है। वही कारण था यहाँ पर क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। अतः सन 1921 में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसको मद्देनजर रखते हुए लेनिन ने यहाँ पर एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की कि उसमें किन किन बातों पर वहां पर उसको छूट दिया जाए, कि वहां पर जो मजदूरों को किस बात की वहां पे छूट मिल जाए, कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, उसमें किस प्रकार के दोनों को छूट मिले, ताकि अपने जो कम पूंजीपति है उसके कम पूंजी वाले भी क्षेत्र में वो अच्छे से वो डेवलप कर सके, अच्छे से वो विकास कर सके। और यहाँ पर लेनिन ने सन 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। इस नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी, लेकिन जो मार्क्सवादी वहां पे विचार था, उस पर कहीं ना कहीं लेनिन को समझौता करना पड़ा, क्योंकि वहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही हुई थी, क्योंकि वहां का उत्पादन स्तर काफी नीचे गिरा था, और जिससे हजारों लोगों में भूखमरी की स्थिति पैदा हुई थी, जहां जिसके वजह से यहाँ पर एक क्रांति का आवाज भी सुनाई पड़ा। तो लेनिन ने इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो वहां पे पहले की जो एक आर्थिक नीति थी,
उसको हटाते हुए एक नई आर्थिक नीति को 1921 में यहाँ पे घोषित की गई, जिसमें बहुत सारे बातों की छूट दी गई, जिसमें बहुत सारे बातों को जो पहले प्रतिबंधित था, जो पहले उदारीकरण में शामिल था, उस चीज को हटाते हुए यहाँ पे बहुत कुछ को यहाँ पे दिया गया कि आप उसको विकास करें। जिस प्रकार से किसान के ऊपर एक बोझ था कर के रूप में, उसको भी वहां पे किसी प्रकार का छूट देना हो, या फिर मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार की स्थिति वहां पे होती थी, उस दुर्व्यवहार की स्थिति को भी वहां पे सुदृढ़ किया गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उस सन 1991 ईस्वी में भारत में पीवी नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी, और जब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके भी कार्यकाल में जो यहाँ पर नई आर्थिक नीति लाई गई थी, वो क्या नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जिसमें जो है एक कुछ बातों को मद्देनजर रखा गया था। जैसे कि पहला कि छह, केवल जो है ना 6 लाइसेंसी उद्योगों को यहाँ पे जो है इसके तहत रखा गया था। बाकी बहुत सारे कुछ उद्योग ऐसे थे जिसको लाइसेंस को जो है नहीं भी, वो बिना लाइसेंस का उसको चलाया जा सकता था, लेकिन 6 उद्योग ऐसे थे जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता थी, वो बिना लाइसेंस को उसको नहीं चलाया जा सकता था। निजी क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र के लिए प्रवेश दिया गया कि निजी क्षेत्र में आप अपना जो है प्रवेश कर सकते हैं, निजी क्षेत्र में आप जो है उसको अपना इन्वेस्टमेंट करके उस नीति को उस अपने जो है विकास को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। विदेश नीति का उदारीकरण किया गया, और विदेश नीति जो थी, और यानी कि विदेशों में व्यापार करना, उस पे जितने प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था सरकार के द्वारा, उस प्रतिबंध का यहाँ पे उदारीकरण कर दिया गया। उदारीकरण का अर्थ होता है कि जो प्रतिबंध हो उसमें सरकार किसी प्रकार का थोड़ा ढिलाई दे, यानी कि उसमें जो छूट पहले नहीं मिला हो उसको वहां पे लागू कर दिया जाए। उसके बाद से तकनीकी क्षेत्र में भी यहाँ पे जो है उदारीकरण दिया गया। जो तकनीकी क्षेत्र में पहले से जिसपे कुछ कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसपे शिकंजा कसा गया था, उसमें पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में उस नई आर्थिक नीति के तहत उसमें उसको छूट दिया गया, उसका उदारीकरण किया गया, और लघु उद्योग की स्थापना की गई, और छोटे छोटे वहां पे जो उद्योग थे उसकी स्थापना की छूट मिली कि आप अपने हर एक क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग की वहां पे जो है स्थापना कीजिए, और उसको जो है वहां पे अपने व्यापार को बढ़ावा देते रहे। तो यही यहाँ पर सन 1921 में भी लेनिन के द्वारा जो एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, उनमें किन किन बातों को मद्देनजर रखा गया। जिस प्रकार से यहाँ पर अभी हमने देखा कि सन 1991 में वो अपने भारत की बात थी कि जब यहाँ पे नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था, वो किस प्रकार से था कि केवल 6 लाइसेंसी कंपनी को वहां पे जो शामिल किया गया था। उसके बाद से जो है वहां पर एक विदेशी परिवेश में और तकनीकी क्षेत्र में भी उदारीकरण दिया गया, और यहाँ पर जो है किसानों में अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। किसानों में अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर को लागू कर दिया गया कि आपसे यहाँ पे अनाज न लेकर आप जब उस अनाज को बेचेंगे, जब आप उत्पादित किए गए अनाज को बाजार में आप उसको विक्रय करके आवेंगे, तो उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में उसका एक टैक्स को वहां पे इंक्लूड किया गया, जिसको टैक्स पेयर के अंतर्गत रखा गया कि आपका अनाज न लेकर आपको उसके बदले में सरकार को कुछ कर, यहाँ पर कुछ जो है टैक्स आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। जो एक नई आर्थिक नीति का यहाँ पे एक जो प्रमुखता थी वो ये थी, किसानों में अनाज न लेने के स्थान पर उसमें उसको कर लागू किया गया कि आप अनाज न लेकर उसको उसमें कर को ऐड कर दिया गया। दूसरा था, सैद्धांतिक रूप से जमीन राज्य की थी, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों की हो गई। और सैद्धांतिक रूप में यानी कि जो मूल रूप से जो जमीन, जो खेती वाला जमीन जो वहां पे राज्य सरकार का था, उस पे किसका अधिकार दे दिया गया, किसानों का अधिकार दे दिया गया। क्योंकि रूस में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उनकी जो उनकी जो खेत थी बहुत छोटे छोटे, और जिसपे वो पुराने ढंग से वहां पे किसानी क्या करते थे। लेकिन नई आर्थिक नीति के तहत उसको राज्य सरकार ने उस यहाँ पे नई आर्थिक नीति के तहत सैद्धांतिक रूप से जमीन किसकी थी, राज्य की थी, लेकिन उसको किसके अधिकार में दे दिया गया, किसानों के अधिकार में दे दिया गया, जिससे यहाँ पर उत्पादन के स्तर को ऊंचे स्तर पर ले जाया जा सके, उसमें बढ़ोतरी लाया जा सके। ये इसका दूसरा सिद्धांत था कि यहाँ पर किसान को जमीन पर अधिकार की प्राप्ति यहाँ पर हो गई। दूसरा था कि तीसरा, 2 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। यानी कि एक जो कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग जब उसको हम बनाते हैं, तो उसमें जब पूंजी का अभाव होता है तो उसमें हम ज्यादा वहां पे कर्मचारियों को अफोर्ड नहीं कर पाते, वहां पे ज्यादा कर्मचारियों की
बहाली नहीं हो सकती, नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो वहां पर इस नए आर्थिक नीति से पहले एक नीति यह था कि यदि आप किसी प्रकार का वहां पे उद्योग चलाते हैं तो आपको कम से कम 2 से अधिक कर्मचारी को वहां पे नियुक्त करना होगा। लेकिन इस नई आर्थिक नीति के तहत यहाँ पर इस नियम को खत्म कर दिया गया, ताकि इससे जो 2 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को भी व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया। क्योंकि 2 से कम का अर्थ हुआ एक बहुत ही छोटा, एक जैसे कि कुछ मिट्टी का बर्तन बनाने वाला या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें इंसान घर का लोग मिल के उस कारोबार को आगे बढ़ा सके। क्योंकि उसमें पूंजी का भी अभाव होता है, और पूंजी का जब अभाव हो तो अगर हम किसी कर्मचारी को, किसी हम अपने स्टाफ को अगर उसमें हम नियुक्ति करते हैं तो वहां पे उसका पैसा देने में वो लोग असमर्थ होते हैं। इसीलिए इस नीति को वहां पे लागू किया गया। नई आर्थिक नीति के तहत इस चीज को रख दिया गया कि आप यहाँ पे 2 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे आप चलन में ला सकते हैं। ये था इसका तीसरा पॉइंट। चौथा में उद्योगों का केंद्रीकरण किया गया और उद्योगों को केंद्र स्तर पर यहाँ पे जोड़ने का भी काम किया गया कि जो भी यहाँ पर उद्योग हो उसको केवल एक राज्य में सीमित न रखा जाए, उसको उस राज्य से अपग्रेड करके, उस राज्य से उठाकर उसको क्या केंद्र की ओर भी ले जाया जा सके, ताकि जो सामान एक राज्य में प्रचलित हो वो पूरे देश में प्रचलित हो सके। क्योंकि कई बार हम देशों में देखते हैं कि कुछ चीज जो होता है वो बाहरी स्टेट में, यानी कि दूसरे स्टेट में से वो हमारे स्टेट में यहाँ पे आके वो बिकता है और उसका जो उत्पादन अधिक बढ़, क्योंकि जहां अगर जैसे उसका विस्तार होगा, किसी भी उत्पादन के बिक्री का अगर विस्तार होता है, उसके उत्पादन में भी वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर उद्योग को विकसित करने में हमें सहायता मिल सकता है। तो यहाँ पर जो था उद्योगों का केंद्रीकरण भी किया गया, जिससे कि पूरे यहाँ पर देश में उस चीज को फैलाया जा सके, उत्पादन को यहाँ पे बेचा जा सके। चौथा था कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। और विदेशी पूंजी भी थी, क्योंकि विदेशी पूंजी को एक इमरजेंसी काम के लिए ही रखा जाता है, ताकि वो हमें इमरजेंसी में वहां पे सहायता प्रदान कर सके। जो तत्कालीन परिस्थितियां पैदा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो विदेशी मुद्रा होता है वो काम आता है। ये नई आर्थिक नीति के तहत जितने भी विदेशी यहाँ पे पूंजी था सभी को सीमित तौर पर क्या किया गया, आमंत्रित किया गया, ताकि जो है इस नए आर्थिक नीति में कुछ सहायता प्रदान किया जा सके। यह इसका 5वां पॉइंट था। और छठा में व्यक्तिगत संपत्ति रखना शुरू किया गया तथा विभिन्न स्तरों पर बैंकें खोले गए। और पहले जिस प्रकार से रूस में क्रांति से पूर्व लोगों को व्यक्तिगत साम्यवाद लोगों को व्यक्तिगत पूंजी रखने का वहां पर अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन सन 1921 के नई आर्थिक नीति के तहत यहाँ पर एक जो व्यक्तिगत संपत्ति रखने का भी प्रचलन किया गया और सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर बैंक को भी खोला गया, ताकि जो है लोग अपने जो बचत हो उसको जो है अपने बैंक में जमा कर सके, जो उसके आगे उसके उद्योग को विकास करने में सहायता प्रदान कर सके। तो ये था दोस्तों हमारा नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो 1921 में लेनिन द्वारा लागू किया गया था, जो मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ कुछ हद तक समझौता था। क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है, कुछ बिंदु पे जो जिक्र किया गया वही ऐसा भी है जो मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ वास्तव में समझौता है। जो किसानों के पास खेत की जो दिक्कत थी, उसके बाद मजदूरों के साथ जो वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता था, दूसरा कि उसे मजदूरी अधिक करना पड़ता और उसको काम ज्यादा करना पड़ता था और उसको मजदूरी कम दिया जाता था। तो ये क्या था, रूस में क्रांति से पूर्व की स्थिति। लेकिन जब यहाँ पर वो लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति लाई गई तो कुछ बातों को यहाँ पे हटाकर और कुछ यहाँ पे साम्यवादी लोगों को यहाँ पे कुछ अधिकार दिया गया, जिससे यहाँ पर इसके विकास में सहायता प्रदान किया जा सके। और उसी प्रकार से यहाँ पे हमने 1991 की आर्थिक नीति भी, भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई उस पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर नए नए चीजों को इसमें ऐड किया गया, किस बातों पे उदारीकरण को खत्म कर दिया गया और कहाँ पे हमें वहाँ पे जो तकनीकी क्षेत्र में भी जो उदारीकरण था उसको भी खत्म किया गया था। और यहाँ पे विदेशी नीति का जो उदारीकरण था उसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया। छोटे छोटे जो उद्योग पे जो लाइसेंस का जो यहाँ प्रतिबंधी था उसको भी हटा के केवल 6 उद्योग ऐसे बच गए थे जिसको लाइसेंस के तहत रखा गया था, उसको केवल लाइसेंस पे चलाना था। तो ये था हमारा नई आर्थिक नीति। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें कि रूस में जो क्रांति हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। रूसी क्रांति के प्रभाव क्या है, निम्न है। पहला, यानी कई सारे प्रभाव थे, इसपे से जो कुछ खास प्रभाव है इस पे हमें जिक्र करना है। पहला प्रभाव क्या था कि इस क्रांति के पश्चात साम्यवादी सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अलग क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। और यहाँ पर जो इस क्रांति के पश्चात साम्यवादी सत्ता का रूस में स्थापित हुई, जो वर्गहीन समाज के जो लोग थे उसका सत्ता रूस में स्थापित हुआ तथा इससे दूसरे भी क्षेत्र में आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। अर्थात कहते हैं कि तरबूजा को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। तो आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास के देशों में भी जो वहां पर स्थितियां पैदा हो रही थी, जो वहां पर निरंकुशता को खत्म करने के लिए, जो वहां पे सरकार की गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसके लिए क्या प्रोत्साहन मिला, इंस्पिरेशन मिला कि इसको देखते हुए बाकी अदर देशों में भी अगर वहां पे उसके साथ किसी प्रकार का अधिकार पे अगर कोई यहाँ पर सवाल उठता कि आपको अधिकार से वंचित किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर आंदोलन को स्वीकृत किया गया कि आप यहाँ पर आंदोलन चलेगा, आंदोलन से हम अपने अधिकार को छीन सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो प्रभाव पड़ा कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी और पूंजीवादी। और यही रूस का जो यहाँ पर क्रांति था वो पूरे देश को क्या किया, पूरे यूनिवर्स को दो खेमों में विभाजित किया। पहला पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी। पहला पूंजीवादी, दूसरा क्या है, साम्यवादी विश्व में यहाँ पे विभाजित कर दिया, जहां पे साम्यवादी गुट का नेता कौन था, रूस था, तथा पूंजीवादी गुट का नेता कौन था, अमेरिका था। और जब यहाँ पर दो, यानी कि पूरे यूनिवर्स को उस समय में, पूरे दुनिया को इसने क्या करा था कि दो गुटों में ये बांट के रखा हुआ था अपने, यानी कि यूरोप को, पूरी दुनिया नहीं बल्कि यूरोप को दो गुट में बांट के रखा, पूंजीवादी और समाजवादी। और पूंजीवादी का यहाँ पर गुट को का नेता कौन था, यहाँ पर अमेरिका था, और साम्यवादी गुट का नेता कौन था, वहां पर रूस था। कि दोनों अपने अपने विचारधारा को लेकर चलना चाह रहा था। अमेरिका पूंजीपति वर्ग को साथ में लेकर चलना, और यहाँ पर रूस का जो स्टैंड था वो क्या था कि हमें साम्यवादी को आगे लेके चलना है और साम्यवादी के अधिकारों को आगे की ओर यहाँ पे रखे रहना है। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात करा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच यहाँ पर ये चला था, जिसका जो है नींव जो है 1871 ईस्वी में, जब यहाँ पर यूनान तुर्की के अधीन आता था और जब वहां पर कुस्तुनतुनिया का सिद्धांत बना था, उसी के यहाँ पे उसका नींव डलाना, जो रूस के साथ जो वहां पे उस पे जो फाउंडेशन दिया गया था 20 करोड़ पाउंड का, वही यहाँ पर क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नींव डलाना था। रूस को ये यहाँ पे लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नींव कहाँ डलाया, वहां पे कुस्तुनतुनिया के सिद्धांत, वहां पे कुस्तुनतुनिया का जो संधि बना था कि उसके तहत यूनान को एक स्वतंत्रता दी गई थी, वहीं पे रूस ने एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नींव डाला, जो यहाँ पर 1914 में स्टार्ट होकर 1918 तक चला। जब वहां पर भी देखा जा रहा था कि करीब करीब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी पड़ी हुई थी, जहां एक तरफ जो ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देश थे, और दूसरी तरफ जो यहाँ रूस किसकी तरफ से शामिल हुआ था, रूस का यहाँ पे कोई यहाँ पे रूस को आमंत्रित नहीं, बल्कि अपने देश में हो रहे आंतरिक मामला को दबाने के लिए रूस कहाँ गया, उसमें अपने मित्र देश के साथ वहां पे सहयोग किया, और जिसका खामियाजा पूरे रूस को भुगतना पड़ा, जो 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। लेकिन ये खत्म ही हुआ था कि 1939 ईस्वी से 1939 ईस्वी किसकी शुरुआत हुई, यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो कहाँ तक चला 1945 ईस्वी तक, जहाँ पे कहा ये 1945 ईस्वी। लेकिन जब इससे भी यहाँ पे न हुआ, तो यहाँ पर तो देखा गया कि यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और 1939 से 1945 के बीच में, इसमें गोलियां भी चली, बम भी चला, परमाणु बम भी चला। लेकिन जब यहाँ पर कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई 1947 ईस्वी से कहाँ तक, 1991 ईस्वी तक, जो यहाँ पर हमें जब हमारे देश को आजादी मिली यहाँ 1947 में, तब यहाँ पे खचरा लोग क्या किया, शीत युद्ध करके ये चालू बैठा हुआ था। शीत युद्ध में एक भी गोलियां नहीं चली। देखिए
दोनों बगल लाशों का अंबार लगा पड़ा हुआ था, दोनों बगल लाशों को गिनने वाला कोई नहीं था। लेकिन इसमें क्या, एक भी गोलियां नहीं चली, लेकिन लाशों का अंबार लगा दिया। वो यानी कि दूसरे, अगर इसमें कोई दूसरे गुट में शामिल होता तो वहां पे अगर अमेरिका की तरफ कोई शामिल अगर होना चाहता तो उसको कौन मारता था? रूस। और रूस की तरफ जो शामिल होता था उसको अमेरिका दबाता था। लेकिन यहीं पे हम लोग को जब 1947 में आजादी मिली तो हम लोग ऐसे मोड़ पे खड़े हुए थे जहां पे हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। अगर वहां पे रूस को सपोर्ट करते तो शायद अमेरिका मारे, और अमेरिका को यहाँ पर सपोर्ट करे तो रूस मारे। तो जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन एलाइजिंग मूवमेंट को चलाया, गुट निरपेक्ष, न इधर के न उधर के, हम एक अपनी अलग दुनिया बसावेंगे नॉन एलाइजिंग मूवमेंट के जरिए, जो यहाँ पर शीत युद्ध का हमें खमियाजा न भुगतना पड़े। क्योंकि हम यहाँ पर अगर अमेरिका को सपोर्ट करने जाते तो रूस हमें पकड़ के पूछता, अगर यहाँ पे रूस को हम सपोर्ट करते तो अमेरिका हमें पकड़ के पूछता। लेकिन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात का ज्ञान था कि हमें किसी और नहीं जाना है, अपनी एक अलग दुनिया बसानी है, और अपने गुट निरपेक्ष की शुरुआत की, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट की शुरुआत की। तो यहाँ पर क्या कि जो आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच चलती रही, 1947 से 1991 के बीच कोल्ड वॉर चलता रहा। इनफैक्ट करीब करीब 40 साल यहाँ पर शीत युद्ध चलता रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पूरा विश्व था वो दो गुट में बटा पड़ा हुआ था, साम्यवादी और पूंजीवादी। साम्यवादी गुट का नेता रूस और पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था। और यहाँ पर इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया। और ये जो क्रांति हुई, इसका यानी कि रूस में जो क्रांति हुई उसका असर कहाँ पड़ा? हमारा एशिया और अफ्रीका में भी, जो यहाँ पे उपनिवेश थे, जो वहाँ पे पूंजी लगाने वाले व्यक्ति थे, उसको भी प्रोत्साहन मिला कि शायद अब किसी को किसी प्रकार का यहाँ पर अधिकार को दबाने का या निरंकुशता का यहाँ पे कोई अब यहाँ पे संभावना नहीं है। शायद हो सकता है कि अब इसको हम उस चीज को यहाँ पे डेवलप कर सके जो यहाँ पर एक देश के लिए, एक जो वहाँ पे देश के डेवलपिंग के लिए बेहतर माना जाए। तो ये था हमारा रूसी क्रांति के प्रभाव, कि रूस में जो क्रांति हुई उसका पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, खासकर जब ये दो गुटों में पड़ा। और यहाँ पर जब कोल्ड वॉर चला तो यहाँ पर नॉन एलाइजिंग मूवमेंट किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया गया था। तो ये था दोस्तों हमारा नई आर्थिक नीति और रूसी क्रांति का प्रभाव। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद।